क्रिसमस पार्टी की, न्यू ईयर पार्टी की, आने वाले साल की, लेकिन इस बार सबसे ज्यादा चर्चा है कोरोना वैक्सीन और कोरोना के नए स्ट्रेन की। ब्रिटेन से बीते एक हफ्ते में केरल लौटे कम से कम 8 लोगों को कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। इन सभी के नमूने पुणे में मौजूद नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर वायरोलॉजी के आगे परीक्षण के लिए भेजे गए हैं ताकि पता चल सके कि वो नए स्ट्रेन संक्रमित हैं या फिर नहीं। फिलहाल इस विषय पर विशेषज्ञों का लगातार रिसर्च का कार्यक्रम चल रहा है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि इससे घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, लेकिन लोगों को पहले की तरह सतर्क जरूर रहना होगा। वहीं नए स्ट्रेन की वजह से पश्चिम एशिया में अब कानून और सख्त कर दिए गए हैं और इराक ने इंग्लैंड की यात्रा पर पूरी तरह से पाबंदी लगा दी है। टर्की आने वाले विदेशी नागरिकों को अगर कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट नहीं है तो एंट्री नहीं होगी, वो लानी अपने साथ में जरूरी होगी। ऐसे में बाहर विदेशों में भी कोरोना के नए स्ट्रेन को लेकर दहशत है, लोग डरे हुए हैं और ये पूरी दुनिया में ना फैले, इसीलिए तमाम देश इंतजाम कर रहे हैं। यहाँ केरल में जो केस सामने आए हैं उनको लेकर भी रिसर्च चल रही है। देश में कोरोना के केस कम भी हो रहे हैं, ये इस बीच राहत की खबर है, लेकिन कोरोना के नए रूप से चिंता बढ़ गई है। 24 घंटों में कुल 18,732 कोरोना वायरस के मामले सामने आए हैं और ये मामले पिछले 6 महीनों के मुताबिक सबसे कम पाए गए हैं। तो लगातार अच्छी खबर ये आ रही है कि भारत में कोरोना वायरस के केसेस कम हो रहे हैं। वहीं दूसरा खतरा जो म्यूटेटेड कोविड-19 के जो केसेस आ रहे हैं, स्पेशली जो यात्री यूके से आ रहे हैं, उनमें ये सिम्टम्स पाए जा रहे हैं। हालांकि कुल लगातार जो डोर टू डोर कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग हो रहा है और दिल्ली में अभी तक कुल 19 केसेस पाए गए हैं जो कि यूके से आए हैं और कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। लगातार इस चीज के लिए सरकार सतर्क है और डोर टू डोर इंफॉर्मेशन भी कलेक्ट करिए इस पूरे मामले को लेके। और वहीं कोरोना वायरस के जो वैक्सीन ट्रायल्स है वो 28 और 29 दिसंबर को शुरू होने वाले हैं। देश के 3-4 राज्यों में ये वैक्सीन ट्रायल्स एक्सरसाइज किए जाएंगे। पहला पंजाब, राजस्थान, गुजरात, आसाम, इन चारों देश में ये कोरोना वैक्सीन ट्रायल्स बड़े स्तर में एक्सरसाइज किया जाएगा और भारत की हिस्ट्री में ये सबसे बड़ा वैक्सीन ट्रायल माना जाएगा और इस पूरे प्रक्रिया को सरकार क्लोज मॉनिटरिंग भी करेगी। कैमरा पर्सन गिरीश कुमार के साथ सब्यसाची रॉय चौधरी, इंडिया न्यूज, नई दिल्ली। नया स्ट्रेन और ज्यादा खतरनाक होगा, वैक्सीन आ भी जाएगी, वैक्सीनेशन शुरू भी हो जाएगा, उसके बावजूद भी मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग, हाइजीन का ख्याल आप ये मान के चलिए कि अगले 1 साल रखना ही रखना है। यही आपकी सावधानी है, यही आपका बचाव है। आगे बढ़ेंगे। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में एक साधु की पिटाई से हड़कंप मचा हुआ है। बताया जा रहा है कि साधु पर 20 से 25 लोगों ने हमला कर दिया। साधु की पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद से हंगामा मचा हुआ है। वीडियो में साफ दिख रहा है एक साधु अपनी कुटिया से 2 तलवारें लेकर गांव वालों की तरफ दौड़ कर आता है। गुस्से में साधु ने बार बार ये कहा कि गांव वाले उन्हें भी पालघर के साधु की तरह ही पीट पीट कर मार डालेंगे। साधु ने दावा किया है कि उन्होंने अपनी सुरक्षा के लिए इन तलवारों को बाहर निकाला था। हालांकि गांव वालों की दलील ये है कि गांव के लोग मंदिर में दर्शन के लिए पहुंचे, जहां किसी बात पर ये साधु नाराज हो गए और गांव वालों पर हमला बोल दिया। बवाल बढ़ गया। फिलहाल साधु का इलाज औरंगाबाद के एक अस्पताल में चल रहा है। पुलिस ने गांव वालों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है और इस पूरे मामले की जांच पुलिस कर रही है। पुलिस ये भी पता लगा रही है कि साधु के पास ये 2 तलवारें आई कहां से। खबर बिहार से जुड़ी हुई। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बड़ा फैसला लेते हुए जेडीयू की कमान अपने करीबी आरसीपी सिंह को सौंप दी है। आज पटना में पार्टी की कार्यकारिणी की बैठक में आरसीपी सिंह को 3 साल के लिए पार्टी का अध्यक्ष चुना गया है। रामचंद्र प्रसाद सिंह को जेडीयू में नंबर 2 माना जाता रहा है। नीतीश कुमार के गृह जिले नालंदा से आने वाले आरसीपी सिंह मुख्यमंत्री के बेहद करीबी कहे जाते हैं। यूपी कैडर के आईएएस रहे आरसीपी सिंह ने जेएनयू से पढ़ाई की है। पार्टी के अहम फैसलों में उनकी निर्णायक भूमिका मानी जाती रही है। आरसीपी सिंह ने 2010 में जेडीयू ज्वाइन की थी और पार्टी ने उन्हें राज्यसभा भेजा था, लेकिन अब नीतीश कुमार ने उन्हें अध्यक्ष पद देकर आगे की सियासत का संकेत दे दिया है। आरसीपी सिंह कुर्मी जाति से आते हैं और माना यह जा रहा है कि नीतीश कुमार ने इस फैसले के साथ अपना राजनीतिक वारिस भी तय कर दिया है।
उधर उज्जैन में हिंदूवादी संगठनों के काफिले पर हुए पथराव के बाद पुलिस ने उस मकान को तोड़ दिया जिसकी छत से पत्थर फेंके गए थे। इस मामले में पुलिस ने केस दर्ज करके 36 लोगों को आरोपी बनाया है। 9 लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया गया। मकान तोड़ने की कार्रवाई के दौरान मुस्लिम समुदाय के लोगों ने विरोध दर्ज कराया, धरने पर भी बैठ गए, लेकिन पुलिस के समझाने से ये धरना खत्म कर दिया गया। इसके बाद मकान पूरी तरह से तोड़ दिया गया। शुक्रवार की शाम महाकाल मंदिर के करीब भारत माता मंदिर में आरती प्रबोधन होने वाला था। इसमें अयोध्या में बन रहे श्री राम मंदिर को लेकर जानकारी समेत अन्य बाकी मुद्दों पर चर्चा होनी थी, लेकिन हिंदू संगठनों के सदस्य अलग अलग इलाकों से इकट्ठा होकर भारत माता मंदिर पहुंच रहे थे। इसी दौरान बेगमबाग क्षेत्र में मुस्लिम समुदाय के कुछ लोगों ने और महिलाओं के जरिए पथराव किया गया। कई लोग भी इसमें जख्मी बताए जा रहे हैं। खबर अब खेल जगत से। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में मेलबर्न में दूसरा टेस्ट खेला जा रहा है। आज दूसरे दिन का खेल खत्म हुआ तो भारतीय टीम मजबूत स्थिति में खड़ी हुई दिखाई दे रही है, जिसकी सबसे बड़ी वजह है कप्तान अजिंक्य रहाणे। रहाणे शानदार शतक लगाकर अभी क्रीज पर डटे हुए हैं और टीम को बेहतर स्थिति में पहुंचा रहे हैं। Measured control, loves to use the bat against the spinner. I love watching him play against the spinner. Unlike Tajara's had to come down and use his pad if it's not well, and use his bat. Terrific way. He's had a brilliant couple of days. Just want to get to team. जो सोचा था वो कर दिखाया, जिसकी जरूरत थी वो कर दिखाया। मौका मिला तो रहाणे ने कंगारुओं को खूब भगाया, मुश्किल समय भी बिताया, पिच पर भी बिताया और फिर रन बनाने का मौका भी बनाया। कुल मिलकर मेलबर्न का मैदान दूसरे दिन सिर्फ कप्तान अजिंक्य रहाणे के नाम रहा। बस फिर क्या था, शतक भी लगाया और टीम को बेहतर पोजीशन में भी पहुंचाया। दूसरे दिन का खेल खत्म हो जाने के बाद रहाणे 104 रन बनाकर नाबाद रहे। अब तक वो 200 गेंद खेल चुके हैं, 12 चौके भी लगा चुके हैं। इसी का नतीजा है कि टीम का स्कोर 277 रन तक पहुंच चुका है और भारत की लीड भी 82 रन की हो चुकी है और 5 विकेट अभी भी बाकी हैं। और सबसे अहम बात, रहाणे अभी तक कंगारुओं के खिलाफ आउट नहीं हुए हैं। हाँ, मौके जरूर बने हैं, लेकिन भारत के सेनापति ने भी हर मुश्किल का सामना डट कर किया। It was such a magnificent knock to watch from outside. It was those tough periods, how to see of those tough periods. Even the balls, the loose balls he was getting, he was making sure that he could. इसलिए ऑस्ट्रेलिया में शतक लगाने वाले रहाणे भारत के 5वें कप्तान भी बन गए हैं। उनसे पहले सचिन, सौरव और विराट ऐसा कर चुके हैं। यही नहीं, मेलबर्न के मैदान पर सचिन के बाद रहाणे दूसरे बल्लेबाज बने हैं। अच्छी बात यह भी है कि रहाणे का शतक जीत की गारंटी भी लाता है। रहाणे का रन बनाना टीम इंडिया को खूब भाता है, इसलिए जब भी रहाणे ने सैकड़ा लगाया है तो कोई भी टीम भारत को नहीं हरा पाया है। ये रहाणे के करियर का 12वां शतक है और उससे पहले के 11 मैच में भारत ने 8 जीते हैं और 3 मुकाबले ड्रॉ हुए हैं। यानी एक बार फिर मौका है टीम को जीत तक पहुंचाने का। और सबसे अच्छी बात यह है कि रहाणे कप्तान खुद है और मैच की कमान भी लगभग उन्हीं के हाथों में है। जरूरत है तो रनों से स्कोर को थोड़ा और बढ़ाने की। उसके बाद भारत की जय जयकार और कंगारुओं की हार पक्की समझो। राहुल कादियान के साथ इंडिया न्यूज। पहले टेस्ट की दूसरी पारी में 36 रन पर सिमट जाने वाली भारतीय टीम ने दूसरे टेस्ट की पहली पारी में संभलकर बल्लेबाजी की। हर एक बल्लेबाज ने अपनी जिम्मेदारी को समझा भी और उसे निभाने की पूरी कोशिश भी की। बदल गया मेलबर्न का मैदान जब भारतीय बल्लेबाजों ने बढ़ाई टीम इंडिया की शान। एडिलेड की गलती से सीखा और इस बार सबने मिलकर कंगारुओं को खूब पीटा। शुरुआत शुभमन के अच्छे शॉट्स के साथ हुई, फिर पंत और विराही ने उसे जारी रखा और दिन का खेल खत्म होते होते रविंद्र भी रंग में आ गए। नतीजा ये रहा कि भारत ने दूसरे दिन 5 साझेदारियों में से 4 साझेदारी 50 से ज्यादा रन की रही।
हर किसी बल्लेबाज को अच्छी शुरुआत मिली। शुभमन अर्धशतक से चूके। हनुमा और पंत को भी अच्छा स्टार्ट मिला और जडेजा तो अभी भी क्रीज पर ही मौजूद हैं। एक छोर रहाणे ने संभाले रखा तो बाकी बल्लेबाजों ने भी अपने कप्तान का खूब साथ दिया। I think it was a really valuable knock. You know, he went into bat when we were 170 something for 5, and it's very easy for us to loosen up and then let the opposition back in the game. And the partnership between Jubai and Jaddubai was really important. शायद यही वजह है कि भारतीय टीम टेस्ट मैच में फ्रंट फुट पर खेल रही है। हर कोई रंग जमा भी रहा है और रन बना भी रहा है। इन्हीं बल्लेबाजों के दम पर भारत 35 साल बाद ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ लगातार 2 टेस्ट मैच में बढ़त बना पाया। इससे पहले 1985-86 में भारत ने एडिलेड और मेलबर्न में बढ़त बनाई थी। और सबसे अच्छी बात यह है कि अभी भी बल्लेबाज डटे हुए हैं, जमे हुए हैं और कंगारुओं के खिलाफ अड़े हुए हैं। अब तो रन भी बनेंगे और जीत का रंग भी चढ़ेगा। राहुल कादियान, स्पोर्ट्स डेस्क, इंडिया न्यूज। और आगे बढ़ते हुए आपके काम की खबर। उत्तर प्रदेश में गाड़ियों पर अब जाति सूचक शब्द लिखवाने में लोगों की शामत आने वाली है, क्योंकि खबर यह है कि सरकार ऐसे लोगों पर चालान करने का फैसला कर सकती है। उन पर धारा 177 के तहत चालान काटा जा सकता है। गाड़ियों को सीज करने का प्रावधान भी इसमें हो सकता है। दरअसल उत्तर प्रदेश में वाहनों पर जाति सूचक शब्द इस्तेमाल करना बेहद आम सा रहा है। आपने गाड़ियों पर अक्सर देखा भी होगा। अमूमन लोग यहाँ गाड़ियों पर राजपूत, ब्राह्मण, यादव, जाट, क्षत्रिय, गुर्जर ये तमाम शब्द इस्तेमाल करते हैं, इन्हें लिखते हैं। पीएमओ की शिकायत, यूपी सरकार अब एक्शन में आ गई है। पीएमओ को शिकायत ये पहुंची, जिसके बाद एक्शन में सरकार है और अब जल्द ही इस पर कानून बन सकता है। भारतीय जनता पार्टी भाई खुद ही जाति धर्म की राजनीति करती है, खुद ही समाज को जाति धर्म में बांटती है और सत्ता पाना चाहती है। विकास की राजनीति तो करती नहीं है। हम तो कहते हैं गाड़ी पे ही क्यों, आप इस कानून ऐसा बनाइए कि कोई व्यक्ति जाति धर्म की राजनीति करेगा, जाति धर्म की बात करेगा तो उस पर कानूनन कार्रवाई होगी। और जो भारतीय जनता पार्टी जाति धर्म की राजनीति करती है कम से कम बंद होगी। देश के अंदर में विकास की राजनीति शुरू होगी और जब देश के अंदर में विकास की राजनीति शुरू होगी तो हमारा देश उन्नति करेगा। उधर गृह मंत्री अमित शाह रविवार को मणिपुर पहुंचे, जहां उन्होंने कई योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया। इस दौरान अमित शाह ने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। अमित शाह ने कांग्रेस और बीजेपी सरकार के लिए किए गए कामों की तुलना भी की। कहा कि कांग्रेस सिर्फ शिलान्यास करती है, कभी कोई योजना पूरी नहीं की, लेकिन बीजेपी ने न सिर्फ योजनाएं शुरू की बल्कि उनका उद्घाटन भी कर रही है। इस बीच अमित शाह ने सरकार के किए गए कामों का भी ब्यौरा दिया। कारणों से चुनाव के वक्त भी कांग्रेस पार्टी ने किया था। न गैस मिलता है, न केरोसिन मिलता है, न बच्चों को ब्रेड मिलती थी। सारी चीजों की किल्लत होती थी या नहीं होती थी? भाई याद करो जरा, बोलो जोर से। माताएं बहनें बैठी है, बोले होती थी या नहीं होती थी? आज 3 साल हुए, एक भी बार बंद नहीं हुआ है। वही बताता है कि भारतीय जनता पार्टी का जहां शासन आता है वो लोगों के खिलाफ। 2 दिन का ये पूर्वोत्तर का दौरा गृह मंत्री अमित शाह का विपक्ष पर निशाना साधना भूले नहीं और बता दिया कि बीजेपी जो कहती है वो करती है और आगे भी आपके हित में इसी तरीके से फैसला और योजनाएं आती रहेंगी। बाद बॉलीवुड के दबंग की करोड़ों दिलों की धड़कन और हिंदी सिनेमा के सबसे बड़े सितारों में से एक सलमान खान आज 55 साल के हो गए। सलमान ने पनवेल फार्म हाउस में अपने पूरे परिवार के साथ जन्मदिन मनाया। सलमान खान ने रात 12 बजे फार्म हाउस के बाहर आकर मीडिया के सामने केक भी काटा। इस दौरान सलमान खान ब्लू जीन्स और हल्के आसमानी रंग की टी-शर्ट पहने हुए दिखाई दिए। सलमान खान ने इस मौके पर कहा कि इस बार कोरोना को देखते हुए वो बेहद सादगी के साथ अपना जन्मदिन मना रहे हैं। सलमान ने अपने बर्थडे के मौके पर एक बार फिर से लोगों से मास्क पहनने, हाथ धोते रहने और सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखने की बात कही। कुछ बर्थडे का कोई सेलिब्रेशन है नहीं, सिर्फ परिवार ही यहाँ पर है। सिर्फ परिवार यहाँ पर है, कोई नहीं है यहाँ पर। और वैसे हमें इस बार कुछ करना भी नहीं था क्योंकि ये साल सबके लिए बहुत खराब गुजरा है और सब बहुत डिफिकल्टीज में रहे हैं, तो ये इस बार सेलिब्रेशन बनता है नहीं। होपफुली के सब अगले साल ठीक हो जाए और क्रिसमस और न्यू ईयर
हम सब के लिए बहुत अच्छा साबित हो और अगला साल हमारे लिए, कौन सा साल अगला साल? 2021। अच्छा, ओके। 2021 हमारे सबके लिए बहुत अच्छा हो। बॉलीवुड के मेगा स्टार सलमान खान आज अपना जन्मदिन मना रहे हैं। बता दें, सलमान खान आज 55 वर्ष के हो चुके हैं और इस वक्त हम मौजूद हैं गैलेक्सी अपार्टमेंट के सामने और यहाँ पर आज कुछ खास है, उस पर हम आपको ज़रूर बताएंगे क्या कुछ खास है। लेकिन इससे पहले आप नज़र डालिए यहाँ के माहौल पे कि किस तरीके से यहाँ पे अब भी लोग मौजूद हैं। कोरोना काल के चलते यहाँ पर लोग मास्क पहनकर ज़रूर आए हैं, लेकिन आपको यहाँ पे फिर भी सलमान खान के प्रशंसकों की चहल पहल तो नज़र आने वाली है। और इस साल क्या खास है इस वक्त हम आपको दिखाएंगे विजुअल्स के जरिए। आप ये देखिए, यहाँ पर गैलेक्सी अपार्टमेंट के ठीक सामने बोर्ड लगे हुए हैं, हिंदी और इंग्लिश में ये बोर्ड लगे हुए हैं जिस पर साफ तौर पर लिखा गया है कि सलमान खान इस वक्त गैलेक्सी में नहीं है। साथ में उनके हस्ताक्षर भी आपको नजर आएंगे और कोरोना काल के चलते यहाँ पे कुछ मुख्य बातें सलमान खान ने अपने फैंस, अपने प्रशंसकों के लिए लिखी है। सबसे पहले ये बताया है कि मास्क पहनना अनिवार्य है, सैनिटाइज करें ज़रूर और सोशल डिस्टेंसिंग ज़रूर रखें। और साथ में एक सूचना देते हुए इन्होंने बताया है कि इस वक्त मैं गैलेक्सी में नहीं हूँ, नमस्कार सलमान खान। आपको बता दें, सलमान खान अपने पनवेल के फार्म हाउस में हैं, परिवार के साथ मौजूद हैं। देश के अलग अलग हिस्सों से सलमान खान के प्रशंसक यहाँ पे गैलेक्सी अपार्टमेंट के पास मौजूद हैं। उनसे बातचीत करके जानते हैं कि कौन कहाँ से आया है, क्योंकि कोरोना काल में भी जब उनके प्रशंसक इतना समय निकाल लेते हैं कि मुंबई तक सफर करें और उनके घर के पास मौजूद हों। आपसे जानना चाहेंगे, नाम क्या है आपका और आप कहाँ से आए हैं? मेरा नाम शिंसू साइमन, मैं इंदौर से बिलोंग करता हूँ और मैं पिछले 8 ईयर से हमारा फैन क्लब है बिंग सलमान फैंस क्लब इंदौर के नाम से, जो कि हम इंदौर में मतलब हर साल मतलब भाई का फर्स्ट डे फर्स्ट शो थिएटर फुल थिएटर हमारा ग्रुप मतलब मूवी फर्स्ट डे फर्स्ट शो सेलिब्रेट करता है और बर्थडे भी। जी बिल्कुल। और आप इन्हें एक बार इन पर नजर डालिए, इनके पहले ब्रेसलेट देखिए, इनकी जितनी भी ग्रुप है सब अपना ब्रेसलेट दिखा दें जरूर कैमरा पर। सबके पास ये ब्रेसलेट नजर आएगा। इन्होंने इनफैक्ट मास्क भी सलमान खान के लिए ही उनको डेडिकेटेड मास्क भी पहना है और ये सभी इंदौर से आए हुए हैं। पिछले 8 वर्षों से फैन क्लब चला रहे हैं, इंदौर से सफर कर यहाँ पर आए हैं। ये अलग अंदाज है सलमान के फैंस का उन्हें बर्थडे विश करने का। आगे बढ़ेंगे, शिवसेना के मुखपत्र सामना के जरिए शिवसेना ने एक बार फिर से बीजेपी की केंद्र सरकार पर हमला बोला। मुखपत्र में लिखा गया कि शिवसेना के मुखपत्र सामना में संजय राउत ने तीखा हमला बोला है। उन्हीं के जरिए लेख लिखा गया कि अगर केंद्र सरकार को इस बात का एहसास नहीं हुआ कि हम राजनीतिक लाभ के लिए लोगों को नुकसान पहुंचा रहे हैं, तो जैसे रूस के राज्य टूटे वैसा हमारे देश में होने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। सामना में सीधे सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर यह निशाना और लिखा, अगर हमारे प्रधानमंत्री को इस स्थिति में भी रात में अच्छी नींद आ रही है तो उनकी प्रशंसा की जानी चाहिए। वहीं बीजेपी ने भी शिवसेना पर पलटवार किया और इसे शहीदों का अपमान कह दिया। और कटाक्ष को समझ सकते हैं, पर मां भारती को तोड़ने की बात, देश को तोड़ने की बात, ये समूचा देश कतई सह नहीं सकता। जिन शहीदों ने अपने प्राणों को त्याग करके इस देश को आजादी दिलाई, इस देश को एक रखा, उस देश को तोड़ने की बात शिवसेना करती है। हम सवाल पूछना चाहते हैं राहुल गांधी से, सोनिया गांधी से, शरद पवार जी से, क्या शिवसेना की इस देश को तोड़ने की बात से वे सहमत है? उधर देश में पंजाब हरियाणा के बाद सबसे ज्यादा स्मैक और नशीली दवाओं की खेप इन दिनों बिहार में खपाने का काम आतंकी संगठनों के जरिए हो रहा है। खुफिया एजेंसियों ने इसको लेकर अलर्ट जारी किया है। पाकिस्तान लगातार अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आ रहा और यही वजह है कि वो बांग्लादेश वाया नेपाल के रास्ते पश्चिम बंगाल में स्मैक और नशीली दवाओं की खेप लगातार भेज रहा है। इसी को लेकर एजेंसियां भी अलर्ट पर हैं। सीमाई क्षेत्रों में स्लीपर सेल के लोग इस धंधे में शामिल हैं। उनका कनेक्शन पश्चिम बंगाल, नेपाल, भूटान और पाकिस्तान से रहता है। ये लोग आसानी से पश्चिम बंगाल में भूटान, नेपाल और बांग्लादेश के रास्ते ब्राउन शुगर, स्मैक और नशीली दवाओं की खेप को मंगवा लेते हैं और इसकी भनक पुलिस को भी नहीं लग पाती। ऐसे स्मैक तस्कर गरीब भोले भाले युवाओं को अपना निशाना बनाते हैं और उन्हें कोरियर बॉय के रूप में इस्तेमाल करते हैं। अगर सतर्कता नहीं बरती गई तो बड़ा नुकसान भी हो सकता है। इसके तार कई राज्यों में और भी फैल सकते हैं, ऐसा अंदेशा फिलहाल लगाया जा रहा है, जताया जा रहा है, जिसको लेकर लगातार एजेंसियां सतर्क हैं और अलर्ट राज्य सरकारों को भी किया गया है।